नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आजीविका के अंतर्गत कृषि का मशीनीकरण। तो देखिए, ये भी पहला यूनिट का जो है कृषि का मशीनीकरण जो है लास्ट का टॉपिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसके अंदर देखेंगे कृषि का मशीनीकरण और साथ ही जो है कृषि मशीनीकरण है तो जो योजना चलाए गए हैं उन योजनाओं को देखेंगे, और साथ ही जो एमएसपी को इसी वीडियो में हम जो है एमएसपी देखेंगे। एमएसपी को जो है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, कितने फसलों में एमएसपी जारी किया जाता है, और इससे संबंधित और क्या क्या संस्था है जो एमएसपी से संबंधित रखता है। ठीक, तो इन सब टॉपिक को जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि आपने इससे पहले के आजीविका के वीडियो को नहीं देखा है या ग्रामीण विकास की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो और मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का पहला टॉपिक है कृषि का मशीनीकरण। तो देखिए, कृषि का मशीनीकरण का अर्थ क्या है तो उसे समझिए। इसे कृषि का मशीनीकरण या कृषि का यंत्रीकरण भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ मशीनीकृत कृषि या कृषि कार्य को यंत्रीकृत करने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करने की प्रक्रिया कृषि का मशीनीकरण कहलाता है। तो देखिए, कृषि को अर्थात जो कृषि क्षेत्र है उसमें हम जब मशीनों का प्रयोग करने लगते हैं, यंत्रों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे जो है काम में क्या आता है, गति आता है, जिसमें हमें जो है क्या बोलते हैं, ज्यादा बल शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं लगता है और ज्यादा उत्पादन होता है और आसानी से हो जाता है। तो यही क्या कहलाएगा, कृषि का मशीनीकरण कहलाएगा। ठीक, तो वही बताया गया है इसके अर्थ के रूप में। अब देखिए, इसके लिए जो है योजना, तो कृषि के लिए सबसे पहली योजना कब प्रारंभ किया गया, कृषि मशीनीकरण पर सबमिशन। तो कृषि मशीनीकरण पर सबमिशन, जिसे एसमैप, तो ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, तो ये एक योजना लाया गया था कृषि मशीनीकरण सब मिशन। इसकी शुरुआत 2014-15 में हुआ था। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण योजना है कृषि का मशीनीकरण से। और वैसे तो हम अगर कृषि के मशीनीकरण को अब देखें तो ये हमारे हरित क्रांति के समय, कब 1965 के बाद से ही जो है हमारे भारत में दिखाई देता है। 67 में जब हरित क्रांति हुआ था 1966 में, तभी से जो है कृषि का मशीनीकरण देखने को मिलता है। उस समय जो है प्रमुख घटक में, जो हरित क्रांति के प्रमुख घटक थे उसमें से कृषि का मशीनीकरण भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम देखे ही हैं हरित क्रांति वाले वीडियो में। ठीक, तो देखिए, ये योजना जो कृषि का मशीनीकरण संबंधित योजना है, इस योजना का नाम आपको याद रखना है, कृषि मशीनीकरण पर सब मिशन। और ये कब प्रारंभ किया गया, 2014-15 में। देखिए, इसके लिए वित्त पोषण केंद्र और राज्य का जो कितना है, केंद्र और राज्य का 90 और 10 है। केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% है। विश्व भारत में मशीनरी का स्तर, तो अगर विश्व की तुलना और भारत से करें मशीनरी के स्तर को, और देखिए तो मशीनरी के स्तर में जो है सबसे उच्च स्थान पे कौन सा देश है, अमेरिका। कृषि में सबसे ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, अमेरिका। तो अमेरिका जो है पहले स्थान में है, कितना, 95% जो है मशीनरीकृत है वहां। उसके बाद देखिए, ब्राजील में 75% मशीनरीकृत है, और भारत में मात्र जो है 40 से 45% जो है अभी मशीनरीकृत है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं विश्व और भारत में मशीनरी का स्तर को। तो देखिए, अमेरिका में 95% मशीनरीकृत है और भारत में कितना, 40 से 45% जो है मशीनरीकृत है। ठीक, तो इनको भी आपको याद रखना है। अब चलिए, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के प्रावधान। तो इस योजना के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके अंतर्गत कृषि उपकरण एवं मशीन की खरीदी हेतु सब्सिडी दी जाती है। अगर आप कृषि उपकरण खरीदेंगे या मशीन की खरीदी करेंगे तो इसके लिए सब्सिडी दिया जाता है इस योजना के तहत, जिसमें 90% केंद्र का और राज्य का कितना रहता है, 10% रहता है। पूर्वोत्तर राज्य में 1.25 लाख रुपए प्रति लाभार्थी दिया जाता है। तो 1,25,000 दिया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में, और वही पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्य हैं वहां जो है 40 से 50% जो है दिया जाता है सब्सिडी इसके रूप में। ठीक, तो 40 से 50% सब्सिडी दिया जाता है पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्य में कितना, 1,25,000 रुपए तक के मतलब प्रति लाभार्थी को सब्सिडी दिया जाता है। ठीक, किस चीज के लिए, कृषि उपकरण और मशीन खरीदने के लिए। ठीक, भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित देशों के से काफी कम है। तो यहाँ देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन और प्रति व्यक्ति उत्पादन विकसित देशों से काफी कम है तथा उत्पादन तकनीक की काफी पिछड़ी हुई है। यंत्रीकरण द्वारा लागत में कमी एवं उत्पादन वृद्धि संभव है। तो जब मशीनों का प्रयोग करते हैं तो उसकी लागत में कमी हो जाता है और क्या होता है, उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होता है। विभिन्न कृषि गतिविधियों में संचालित मशीनों की प्रवेश का आकलन 40 से 45% नाबार्ड द्वारा 2018 में किया गया था। विभिन्न कृषि गतिविधियों में मशीनों का प्रवेश जो है इसका आकलन 40 से 45% हो गया है। यह सर्वे जो है नाबार्ड द्वारा किया गया था 2018 में। इसके लिए जो है भारत में वर्ष 2019-20 में प्रमुख फसलों के लिए कृषि कार्यों में मशीनीकरण, बीज क्योरी तैयारी करने, बुआई रोपण, निराई
अंतर खेती और पौधा संरक्षण, कटाई और गहराई में क्रमशः 70, 38, 31 और 32% रहा है। तो ये जो है इसके स्तर है, आप देख सकते हैं इसका। तो देखिए कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल करना नहीं आएगा, सिर्फ जो है कृषि मशीन जैसे ट्रैक्टर हो गए, ये इसका इस्तेमाल आ जाएगा, ट्रैक्टर, थ्रेसर हो गया। और साथ ही चाहे हम जो है स्प्रिंकलर वगैरह से सिंचाई जो करते हैं, सिंचाई के जो साधन होते हैं मशीन के माध्यम से, वे आ जाएंगे। साथ ही बुआई के साधन हो जाएंगे, उसकी निराई के लिए और लुआई के लिए, जो कटाई के लिए जो मशीन का प्रयोग करते हैं वो सभी आ जाएंगे। साथ ही जो है बीज है, तो बीज को जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज यूज करते हैं वो भी जो है एक किसके अंतर्गत आएंगे, कृषि मशीनीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे, मान सकते हैं आप। ठीक, तो ये सभी जो है उत्पादन को वृद्धि करते हैं और लागत में कमी करते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद देखिए, उसके बाद जो है यहाँ दिया गया है कृषि मशीनीकरण हेतु योजना। तो कृषि मशीनीकरण के लिए क्या क्या योजना चलाए जा रहे हैं उसे दिया गया है। तो सबसे पहले योजना तो हम देखे ही है, कौन सा योजना है, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना। इसका प्रारंभ 2014-15 में किया गया और इसका संचालन जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है दुर्गम क्षेत्रों में छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना। इसकी विशेषता कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना। तो कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना इसकी विशेषता है, इसके द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना किया गया है। इसके तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक उपकरण खरीदने पर 50% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान किया जाता है। 50 से 80% तक की सब्सिडी दिया जाता है इनके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक, और इसमें देखिए इसमें लाभांश होता है केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10%, जो है इतना वित्त पोषण होता है। ठीक, तो सब्सिडी दिया जाता है 40 से 80%, 50 से 80% उसमें। ठीक, तो ये पहला योजना समझ आ गया। अब दूसरा योजना देखिए, दूसरा है कृषि जीवन ज्योति योजना। तो देखिए इसमें जो है मोटर के लिए क्या दिया जाता है, इसमें सब्सिडी दिया जाता है। तो इसमें जो है बिजली बिल के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। तो ये कृषि जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 गांधी जयंती के दिन। इसका उद्देश्य है राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु किया गया। इसका प्रावधान देखिए 3 HP तक के कृषि पंप में बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। अगर 3 HP तक के अगर आप कृषि पंप यूज कर रहे हैं तो उसमें एक वर्ष में 6000 यूनिट तक की बिजली बिल का छूट दिया जाता है। वही 3 से 5 HP तक के, 3 से 5 HP तक के कर रहे हैं यूज, तब क्या दिया जाएगा, 7500 यूनिट प्रति वर्ष जो है छूट दिया जाता है। अगस्त 2018 में 5 HP तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु साथ ही फ्लैट दर का विकल्प भी दे दिया गया है। इस विकल्प को चुनने पर मात्र 200 रुपए प्रति माह अति अश्व शक्ति की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। तो देखिए अभी जो है 2018 में इस 5 HP तक की सिंचाई पंप है उसके लिए जो है अभी क्या लाया गया है, एक नया फ्लैट रेट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो फ्लैट रेट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस फ्लैट रेट में क्या होता है, एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, फ्लैट रेट एक रेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कर दिया गया है कितना, प्रति माह जो है 200 रुपए का रेट फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें और जितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही बस इनको देना है, 200 रुपए प्रति माह। और उसके बाद वह कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो है एक्स्ट्रा बिल नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो वह फ्लैट रेट वाला कॉन्सेप्ट ला दिया गया है 2018 से। तो ये इसी के तहत लाया गया कृषि जीवन ज्योति योजना के तहत। चलिए अगला देखिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2006 में। इसको लागू 2013-14 में किया गया था समस्त जिलों में। इसका उद्देश्य है प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रदान करना। ठीक, तो स्प्रिंकलर प्रदान करने के लिए जैसे तो ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, कह सकते हैं। इसमें केंद्र का भी जो है अंश रहता है, केंद्रांश भी रहता है। ठीक, तो इसका अनुदान आप देख सकते हैं कौन से कृषक को दिया जाएगा और कितना छूट दिया जाएगा, और इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है उसे दिया गया है। तो देखिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत जो है लघु एवं सीमांत किसान और अन्य कृषकों को भी दिया जाता है। इसके तहत क्या दिया जाएगा, स्प्रिंकल के लिए जो है या तो स्प्रिंकल पहले प्रदान किया जाता है, अब जो स्प्रिंकल के लिए जो है एक अनुदान राशि दिया जाता है, अनुदान राशि दिया जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें कितना कितना दिया जाएगा, तो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 70% तक की छूट दिया जाता है, 70% तक की छूट दिया जाएगा, जिसमें 33% केंद्र का और 37% राज्य सरकार का रहता है। और वही अन्य कृषकों के लिए, लघु और सीमांत के अलावा अन्य कृषकों के लिए 50% तक छूट दिया जाएगा, और 27% केंद्र का इसी तरह, और 23% इनका राज्य सरकार का रहेगा। ठीक, तो आप इसी से याद रख सकते हैं 33 और 37 टोटल 70% है उसका। और वही उल्टा यहाँ हो जाता है, ये देखिए 10 कम करके यहाँ 23 हो जाएगा ये, और ये जो है उल्टा क्या हो जाएगा 27, इसमें 10 कम कर देना है। तो ये 23 और 27 और ये कितना 50% है। ठीक, देखिए अब अगला योजना देखिए, ग्राम उत्थान योजना। ग्राम उत्थान योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2006-7 में। ठीक, 2006-7 में इसका प्रारंभ किया गया। सूक्ष्म सिंचाई का 2006 में किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि। तो ग्राम उत्थान योजना के तहत पशुओं की नस्ल में सुधार किया गया था, और इससे क्या है, पशु के को भी एक जो है इसके लिए जो वैकल्पिक रूप से जो है एक और आर्थिक
इनकम का आधार बना सके किसान जो है, और पशु का जो है पालन करके जो है एक्स्ट्रा आमदनी कमा सके, इसके लिए जो है यह योजना लाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, बाध्यकरण ये सभी कार्य किए गए हैं। कृत्रिम गर्भाधान और बाध्यकरण ये सभी कार्य जो है किए गए ग्राम उत्थान योजना के तहत। देखिए इसके लिए जो पंजीयन, तो इसके लिए पंजीयन चरवाहों की संख्या देखें तो 15,709 चरवाहों का पंजीयन किया गया। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का डाटा है। 15,709 चरवाहों का पंजीयन किया गया। इसका मूल्यांकन अगर देखें तो 2020-21 में ग्राम उत्थान योजना हेतु 20 लाख रुपए राज्य आयोजन मद से प्रोत्साहन राशि रुपए 15 प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15 रुपए प्रांत बाध्यकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,03,907 कृत्रिम गर्भाधान और बाध्यकरण में राशि जो है 15.59 लाख प्रदान किया गया है। तो देखिए इसमें जो है टोटल कितना है ग्राम उत्थान योजना हेतु राशि 20 लाख रुपए जो है राज्य का योजना मात्र, जिसमें देखिए एक जो है किसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में एक कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रति कृत्रिम गर्भाधान 15 रुपए दिया जाता है, 15 रुपए, और वही सेम जो है बाध्यकरण के लिए जो ही 15 रुपए जो है प्रति बाध्यकरण कार्य हेतु दिया जाता है चरवाहों को। ठीक, इसमें टोटल कितने चरवाहे इतने हैं 1,03,907, इनमें कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और इनके द्वारा जो 15.59 लाख है उनके लिए जो है बाध्यकरण किया गया है। तो इस 15 रुपए के रेट से कितना 20 लाख रुपए तक इसमें खर्च किया गया 2020-21 में। चलिए अगला देखिए किसान शॉपिंग मॉल। तो किसान शॉपिंग मॉल ये भी जो है किसी मशीनीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। तो इसमें देखिए किसान शॉपिंग मॉल में इसका प्रारंभ 2010 में किया गया था और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राजनांदगांव में पहला किसान शॉपिंग मॉल बनाया गया था। और कहाँ महासमुंद में भी प्रस्तावित है किसान शॉपिंग मॉल। इसकी विशेषता देखिए इसमें कृषि खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, रेस्टोरेंट तथा गार्डन ये सभी जो है किसान शॉपिंग मॉल में प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए कृषि संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे कृषि खाद, बीज, पेस्टिसाइड हो गया, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट ये सभी जो है इस किसान शॉपिंग मॉल में उपलब्ध हो जाते हैं और वो भी जो है यहाँ कम प्राइस में मिलते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है राजनांदगांव में बनाया गया 2010 में किसान शॉपिंग मॉल। चलिए अब अगला देखिए शाकंभरी योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया 2005 में। शाकंभरी योजना 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सिंचाई संसाधनों का विकास करना है। इसके तहत प्रावधान किया गया लघु एवं सीमांत कृषकों को 0 से 5 HP तक के विद्युत सबमर्सिबल पंप, डीजल पंप एवं पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट, 75% की छूट जो अधिकतम कितना होगा 16,875 रुपए की छूट रहेगा। ठीक, तो अगर 0 से 5 HP तक के सबमर्सिबल पंप खरीदते हैं, जो पानी वाला पंप खरीदते हैं, तो उसके लिए कितना दिया जाएगा 75% तक की छूट, जो अधिकतम कितना हो सकता है 16,875 रुपए हो सकता है। और दूसरा देखिए कुआं निर्माण के लिए भी इसके अंतर्गत जो है छूट दिया जाता है। कुआं निर्माण पर 50% या 22,500 रुपए की अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो दो प्रकार से, एक लघु और सीमांत कृषकों के लिए जो है 0 से 5 HP तक के अगर सबमर्सिबल पंप खरीदते हैं तब जो है छूट दिया जाता है 75% तक के। और वही जो है दूसरा है कुआं निर्माण पर 50% या 22,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है छोटे एवं सीमांत कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत। ठीक, तो ये हमारा महत्वपूर्ण योजना हो गया इससे संबंधित, कृषि के मशीनीकरण से संबंधित। ठीक, तो इतना योजना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कृषि से संबंधित या कृषि मशीनीकरण से संबंधित और अन्य योजना देखना है तो उसका जो है आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इससे पहले हम जो है HR पब्लिकेशन के बुक से पढ़े थे उसे, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे से जो है उसमें और बहुत ज्यादा योजनाओं को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अब यहाँ हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो दूसरा टॉपिक है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देखेंगे। तो आप इसे ईयर को अभी छोड़ दीजिए, ईयर अभी कोई काम का नहीं है। यहाँ हम सिर्फ क्या समझेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसल में जारी किया जाता है, कितने फसल में जारी किया जाता है, उसे किनके द्वारा जारी किया जाता है, उन्हें अभी देखेंगे। ठीक, तो देखिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप सभी को पता ही होगा, यह जो है सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देखिए सरकार द्वारा जारी किया जाता है पहले केंद्र सरकार टोटल कितने, केंद्र सरकार जो है टोटल 22 फसलों में MSP जारी करता है। MSP अनिवार्य कृषि फसल है टोटल 23, उसमें से 22 फसल में MSP और वही एक फसल कौन सा गन्ना, उसमें क्या जारी किया जाता है FRP होता है उचित एवं लाभकारी मूल्य, यह जारी किया जाता है एक फसल गन्ने में। तो टोटल 23 फसलों में जो है केंद्र सरकार क्या जारी करता है, अनिवार्य कृषि फसलों में क्या MSP जारी करता है कह सकते हैं। भले हालांकि जो है गन्ने में क्या जारी किया जाता है, FRP जारी किया जाता है। ठीक, और देखिए यह जारी करने से पहले इसके लिए जो है एक आयोग बनाया गया।
कृषि एवं लागत आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे CACP के नाम से जानते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर जो है केंद्र राज्य सरकार जो है यह MSP जारी करते हैं। ठीक, तो कितने 23 अनिवार्य फसलों में MSP जारी किया जाता है। इसमें देखिए 23 फसलों में से जो 22 फसल होते हैं उसमें MSP जारी किया जाता है, और हालांकि जो गन्ना है उसमें क्या जारी किया जाएगा, इसमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी न किया जाकर इसमें उचित एवं लाभकारी मूल्य FR भी दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा सिर्फ 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा सिर्फ 22 फसलों के लिए ही जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किया जाता है। अब देखिए जो 22 फसल है वे कौन कौन सी फसल हैं, तो 14 जो है फसल जो है खरीफ फसल है, तो 14 खरीफ फसल, 6 जो है रबी फसल और 2 जो है कॉमर्शियल फसल, वाणिज्यिक फसल। तो ये टोटल कितने 22 जो है अनिवार्य फसल है जिनके ऊपर जो है MSP जारी किया जाता है। खरीफ 14 है, रबी फसल 6 और 2 जो है वाणिज्यिक फसल है। तो वाणिज्यिक फसल को पहले देख लीजिए, जूट और कोपरा, तो जूट और कोपरा में जारी किया जाता है कमर्शियल फसल। और वही रबी फसल है वीट, बरले, ग्राम, मसूर, रेपसीड या मस्टर्ड या फिर सनफ्लावर। ठीक, तो ये सनफ्लावर, तो ये 6 हो गए ये। और 14 खरीफ फसल है पेडी, ज्वार, बाजरा, मैजे, रागी तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सीसम, नाइजर सीड, कॉटन। तो इन 14 खरीफ फसलों में भी जारी किया जाता है MSP। ठीक, और यह जारी किनके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर। देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया था, इसे देख लीजिए। तो इसका स्थापना जनवरी 1995 में किया गया था। और देखिए इसका नाम पहले सिर्फ मूल्य आयोग रखा गया था, इसका नाम पहले मूल्य आयोग रखा गया था जनवरी 1965 में। इसका नाम परिवर्तित करके 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया। ठीक, तो इसका नाम परिवर्तन 1985 में हुआ था, 20 वर्ष बाद जनवरी 1965 में इसका स्थापना किया गया था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। इसका कार्य है कृषि उत्पाद के समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। तो ये कृषि उत्पाद के समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। सर्वप्रथम MSP इनके द्वारा जो है 1965 में बना। तो उसके बाद अगले वर्ष 1966 में जो है सबसे पहले गेहूं फसल हेतु जारी किया गया था 1966 में MSP। ठीक, तो इतना अब आपको हो गया होगा, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा MSP से संबंधित। अब देखिए अब इसके लिए एक और संस्था देखिए ट्राइफेड। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या होता है, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ, इनके द्वारा जो है फसलों को आप खरीदी किया जाएगा। तो ये ट्राइफेड जनजाति क्षेत्रों में, तो भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ ट्राइफेड, और दूसरा होगा नाफेड देखेंगे। ठीक, ये ट्राइफेड है, ट्राइबल्स एरिया के लिए ट्राइफेड, और नाफेड जो है पूरे भारत के लिए नेशनल एरिया के लिए है। ठीक, तो ये जनजाति सहकारी विपणन संघ। तो देखिए इसकी स्थापना कब किया गया, अगस्त 1987 में इसकी स्थापना किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का दिल्ली में और ट्राइफेड का कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका कार्य प्रारंभ किया गया अप्रैल 1988 में। इसका उद्देश्य देखिए जनजाति लोगों का शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने और उनके द्वारा तैयार किए गए वस्तुओं को अच्छा मूल्य दिलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। तो देखिए जनजातियों का जो प्रोडक्ट उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उनको अगर निजी व्यापारी खरीदते हैं तो कम दामों पर खरीद के उसे अधिक में बेचते हैं। तो इससे जो है जनजातियों का क्या होता है, शोषण होता है। तो इन्हीं शोषण को रोकने के लिए और उन्हें जो है उनके उत्पादों का अच्छे मूल्य दिलाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। उनका कार्य क्या है, पेड़ों तथा वनों के उत्पादों को एकत्रीकरण करना, प्रसंस्करण करना और भंडारण करना इनका कार्य है। साथ ही धान एवं गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो भारतीय खाद्य निगम उसके एजेंट के रूप में भी कार्य करेगा धान एवं गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए। ठीक, तो ये जो है सभी ट्राइफेड के कार्य हैं। 1987 में इसकी स्थापना किया गया। इसका कार्य कब स्टार्ट किया, अप्रैल 1988 में। ठीक, अगस्त 1987 अप्रैल 1988। अब उसके बाद देखिए नाफेड। तो नाफेड क्या है, ये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ये अन्य क्षेत्रों में जो है ये खरीदारी करेगा। जनजाति क्षेत्रों के लिए ट्राइफेड हो गया और अन्य क्षेत्रों के लिए कौन सा है, नाफेड। इसका गठन 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1958 को। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह किन क्षेत्रों में, कृषि उपजों के विपणन हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। ठीक, इसका कार्य क्या है, तो ये दलहन तिलहन सब्जी मसालों के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी है। दलहन तिलहन सब्जी और मसालों के लिए केंद्र सरकार की जो है एजेंसी है। और बाकी जो है चावल वगैरह को कौन खरीदते हैं, तो धान को कौन खरीदते हैं, तो धान जो है राज्य सरकार द्वारा अलग अलग संस्था गठित किया जाता है, उन संस्थाओं के द्वारा खरीदा जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ बनाया गया है, उनके द्वारा जो है खरीदा जाता है।
चलिए अब आगे देखिए कृषि उपजों का भंडारण। तो कृषि उपजों का भंडारण देखिए, तो कृषि उपजों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड बनाया गया। तो ये याद रखेंगे, 1956 में बना था राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडारण बोर्ड, तथा 1957 में जो है केंद्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद राज्य में भी राज्य भंडारण निगम स्थापित किए गए। भारतीय खाद्य निगम के पास अपने गोदाम है। इसके भारतीय खाद्य निगम बनाया गया, इसके द्वारा क्या इनका पर्सनल गोदाम भी है भारतीय खाद्य निगम के पास। अब चलिए भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार को अगर देखें, देखिए भारत में भूमि सुधार जो है स्वतंत्रता के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। तो स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में सुधार तथा किसानों के हितों को संरक्षित करने हेतु उन्हें कृषि हेतु प्रेरित करने के लिए अधिनियम बनाकर भूमि सुधार कार्य लाए गए थे। तो सबसे पहले 1951 में जो है भूमि सुधार लाया गया था, इसके लिए अधिनियम लाया गया और इसे जो है एक नया 9वीं अनुसूची में रखा गया था भूमि सुधार अधिनियम को। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे भू संबंधी विकसित करना जहां खेती करने वालों की वास्तविक मालिक हो। तो यहाँ भू संबंधी विकसित करना जहां खेती करने वाली उसका वास्तविक मालिक हो। भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे शोषण रुक सके। तो शोषण को रोकने के लिए सभी समस्याओं का समाधान किया गया भू व्यवस्था से संबंधित। और देखिए जो भूमि है जिसमें बहुत सालों से जो मजदूर कार्य कर रहे थे अपने मालिकों के लिए, वहां जो है उनका मालिक बना दिया जाता है उन मजदूरों को, ठीक, उन मजदूरों को मालिक बना दिया जाता है, तो वो वास्तविक मालिक बना दिए जाते हैं इसी अधिनियम के तहत। देखिए भूमि सुधार हेतु और क्या क्या कार्य किए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण कार्य में मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया है। इसके तहत जमींदार या उस जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया तथा भूमि के संबंध में किसानों का सीधे सरकार से संपर्क हुआ। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ जो जमींदार व्यवस्था है उसे समाप्त किया गया, मध्यस्थों का उन्मूलन किया गया। काश्तकारी में सुधार, इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया, काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। तो काश्तकारी सुधार किया गया। तीसरा है कृषि का पुनर्गठन, इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्वितरीकरण किया गया, अधिकतम भूधारकता का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमिहीनों को बांट दिया गया। तो कृषि का पुनर्गठन भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। देखिए अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिलाकर बड़े चक बनाए गए जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया। तो देखिए चकबंदी कार्य किया गया। तो चकबंदी में क्या होता है, जो छोटे छोटे खेत रहते हैं, छोटे छोटे किसानों का खेत, अलग अलग किसानों का छोटे छोटे खेत रहते हैं। तो बहुत सारे, मान लीजिए 6 खेत है, ये ए किसान का है, बी किसान का है, सी किसान का, डी, तो ये सभी अलग अलग किसानों का खेत है। इन सबको एक साथ जो है मिला के एक बड़ा बनाया जाता है, इसे ही चकबंदी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है सभी खेतों में एक ही प्रकार की फसल जो है वैज्ञानिक विधि से किया जाता है और सब में जो है लाभ जो है बराबर बराबर सभी में बांटा जाता है, सभी किसानों में। ठीक, तो इस प्रकार जो है सरकारी द्वारा जो है इस प्रकार के चकबंदी कार्यक्रम लाए गए ताकि वैज्ञानिक कृषि का प्रयोग किया जा सके और उनके जो है उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए भारत में जोतों का वितरण, तो कितना हेक्टेयर क्षेत्र को जो है क्या कौन से जोत के अंतर्गत रखा गया था उसे देख लीजिए। तो इसका प्रतिशत कितना है उसे भी दिया गया है। तो देखिए सीमांत जोत 0 से 1 हेक्टेयर को सीमांत जोत कहते हैं। और दूसरा है लघु जोत, 1 से 2 हेक्टेयर को लघु जोत। तीसरा है अर्ध मध्यम जोत, 2 से 4 हेक्टेयर। मध्यम जोत 2 से 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से अधिक को क्या कहते हैं, वृहद जोत कहते हैं। तो देखिए सीमांत जोत, तो ये किसानों का प्रकार है, कह सकते हैं सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान और वृहद किसान। ठीक, तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं इसे। तो सीमांत जोतों की संख्या है अभी जो है कितना प्रतिशत है भारत में, 64.45%, 64.45%। वही लघु जोतों की 13% है, अर्ध मध्यम के लिए 11.62%, मध्यम जोत 9.75% और वृहद जोत जो है 0.57% है। तो सीमांतों के पास 64.45% सर्वाधिक है। ठीक, तो इन डाटा को भी याद रख सकते हैं। देखिए यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला देखिए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, सरकार ने अब 2025 तक के पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने के लिए 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किया है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के दौरान 10% मिश्रण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। WTO के द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, तो देखिए WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा जो है किसानों को क्या सब्सिडी दिया जाता है उसे दिया गया है यहाँ। ठीक, ये एथेनॉल के लिए आप देख लिए 2022 के दौरान में जो है 10% मिश्रण के लक्ष्य के साथ जो है एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, 20% लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ दूसरा टॉपिक है WTO के द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी। तो देखिए कौन कौन से सब्सिडी दिए जाते हैं, इसका प्रकार को WTO द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ग्रीन बॉक्स, तो ग्रीन बॉक्स एक सब्सिडी होता है। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें दी जाने वाली सब्सिडी व्यापार में व्यवधान का कारण नहीं होते हैं। तो
व्यवधान का कारण नहीं है उसके लिए। तो इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रम, अनुसंधान, आपदा राहत, इन सब चीज के लिए सरकार द्वारा जो प्रदान किया गया आर्थिक सहायता होता है उन्हें ग्रीन बॉक्स में रखा गया है। तो ग्रीन क्या चीज, हरित को दर्शाता है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो उन सबसे आप याद रख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण, जो अनुसंधान कार्य, आपदा राहत, तो ये सभी किसको दर्शा रहे हैं, ग्रीन बॉक्स। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित है, तो ये ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा सब्सिडी है ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स के अंतर्गत इसमें कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने हेतु सरकार द्वारा दी जाती है। तो देखिए कृषकों के उत्पादन में जो है मात्रात्मक अगर कमी आ जाता है तो उन्हें जो है सहायता दिया जाता है, जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाता है, तो वही जो है ब्लू बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है। और देखिए तीसरा है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा, इन दोनों के अलावा जो अन्य सभी सब्सिडियां आती है जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती है, तो इन सबको रखा जाएगा अंबर बॉक्स के अंदर। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा को शामिल किया जाता है। कृषि से संबंधित विवादित मुद्दा इसी अंबर बॉक्स सब्सिडी से संबंधित है। ठीक, तो अन्य सभी जो मुद्दे हैं वो भी इसी अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत रहते हैं। और जो एमएसपी दिया जाता है, कृषि उत्पाद की मात्राओं में कमी आने की वजह से जो भी दिया जाता है सब्सिडी के रूप में या आर्थिक सहायता, वे सभी इस अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक, तो ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है WTO के द्वारा। ठीक, अब चलिए यहाँ कृषि संबंधित योजनाओं को दिया गया है। बाकी मैं तो आपको बता दिया हूँ, कृषि संबंधित और अन्य योजना पढ़ना है आपको तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जो है आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसमें जो है कुछ योजनाओं को दिए गए हैं कृषि संबंधित योजनाओं को, तो उन योजनाओं को देख लीजिए एक बार। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, प्रति बूंद अधिक फसल के तहत परिशुद्ध सिंचाई तथा अन्य बचत करने वाली तकनीकों को अपनाना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। तो 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसे हम छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में भी पढ़े हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, देखिए पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, इस योजना अंतर्गत स्प्रिंकल ट्रिप को प्रोत्साहित करना। इसमें 5 वर्ष के लिए कुल राशि का कितना 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है 5 वर्षों के लिए। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका अदर इनोवेशन NIWMP, कम सिंचाई संसाधनों वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन की विभिन्न कार्यों जैसे चेक डैम का निर्माण, कुआं पर कोलरेशन टैंक का निर्माण, इन सब का निर्माण किया जाता है। इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चेक डैम, कुआं, इन सब का निर्माण किया जाता है। इस योजना के संबंध में आप याद रखेंगे तो ये आप छत्तीसगढ़ GS में पढ़ते ही हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत द्वारा जो है टोटल 99 जो है परियोजनाओं को शामिल किया गया है, 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के जो है कितने 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन से 3 परियोजना है, पहला है केलो वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरा है खारंग वृहद सिंचाई परियोजना और तीसरा है मनियारी वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक, भारत में टोटल जो है 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 है, केलो, खारंग और मनियारी सिंचाई परियोजना। इसके लिए वित्त पोषण अगर देखें तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत सामान्य राज्यों में वित्त पोषण जो है 75 और 25 के रेशियो में होता है। केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25%। और वही पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो है केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 10% रहा है। देखिए ये इस योजना को आने से पहले, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आने से पहले जो है, इससे पहले और भी बहुत सारे कार्य चलाए जा रहे थे, उन सबको इसी में जो है एकीकृत कर दिया गया है। तो इसमें विलय है सभी, जैसे कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाया जा रहा था, हर खेत में पानी कार्यक्रम, एकीकृत जल संभरण कार्यक्रम, प्रति बूंद अधिक फसल, ये सभी कार्यक्रम इससे पहले चलाए जा रहे थे। अब इन सब कार्यक्रमों को जो है विलय कर दिया है किसमें, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में। ठीक, अब देखिए योजना की निगरानी, तो योजना की निगरानी के लिए जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों के साथ गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति किया गया है, जो इसकी योजना का निगरानी करता है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति गठित किया गया है। ठीक, तो इन 2 समितियों के माध्यम से इसका किया जाता है। पहले जो केंद्र स्तर में है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं और राज्य स्तर के जिस समिति द्वारा किया जाता है उसके अध्यक्ष है मुख्य सचिव। ठीक, देखिए ये जो है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये जो डाटा दिया गया है सिंचाई जो है हर वर्ष जो है इसका रकबा बदलते रहता है, तो जो नया इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार हम देखेंगे उसे। तो देखिए अगला योजना आप देखिए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। तो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट रेड योजना यह वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। तो कृषि उत्पादकता को वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ठीक, तो यह 2014-15 में लाया गया था एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से।
दूसरा उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका उद्देश्य है छोटे सीमांत एवं सभी भूमिधारक किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके संबंध में आप याद रखेंगे, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटी जोतों वाले किसान परिवारों अर्थात जो लघु एवं सीमांत किसान है, लघु एवं सीमांत किसान वही 2 हेक्टेयर तक के आते हैं, उन किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह आय सहायता प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपए के 3 सम्मान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो देखिए यह 24 फरवरी 2019 को कोरोना काल के दौरान इस योजना को प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक, इसके अंतर्गत जो लघु एवं सीमांत कृषक है उन्हें 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से दिया जाता है। जो 4 माह में जो है 4 माह के 2,000 के जो है 4 माह में 3 किस्त दिए जाते हैं 2,000 रुपए के, ठीक, प्रति 4 माह में। अगला देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? 18 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य है देश में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के कारण फसलों को हुए नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना लाया गया था। इससे देखिए इस योजना में पूर्ववर्ती योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से, इससे पहले यह इस प्रकार का योजना जो चल रहा था फसल बीमा से संबंधित, उसका नाम था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। बाद में इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लाया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसमें जो है अभी संशोधन भी किया गया, 2020 में संशोधन किया गया, उसे भी आगे दिया गया है। इसके लिए पात्रता एवं मापदंड कौन होते हैं? देखिए बाधित बुआई, रोपण या अंकुरण नहीं हो पाने से होने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो देखिए जो हम फसल बोते हैं तो उसमें जो है रोपण करने, बुआई और बाधित अंकुरित नहीं हो पाता है, तो इन सब नुकसान की वजह से जो है जो भी किसानों का नुकसान होता है वो इन बीमा के तहत जो है फायदा ले सकते हैं। स्थानीयकृत आपदाओं के अंतर्गत होने वाली क्षति भी इसके अंतर्गत आएगा। फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई करपट फसल में नुकसान होने में भी की स्थिति में भी जो है यह बीमा के जो है इसके लिए जो है लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये जो है माध्यम से मिल सकता है। इसके तहत एक और है फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में भी जो है इसमें जो है मिलता है लाभ। तो देखिए इसके क्या लाभ दिया जाता है? तो यह योजना खरीफ फसल के लिए 1 अप्रैल 2016 से लागू है। 1 अप्रैल 2016 से लागू है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को वार्षिक प्रीमियम बीमा राशि का 2%, रबी फसलों के लिए 2% और 1.5%, सॉरी ये जो है किसके लिए है? खरीफ फसल के लिए 2% रहता है, रबी फसलों के लिए 1.5% और नकदी एवं बागानी फसलों के लिए जो है 5% तक के भुगतान करना होता है। ये प्रीमियम जो है किसान द्वारा दिया जाता है। अगर खरीफ फसल उसके लिए जितना फसल उत्पादन किया जा रहा है उस फसल की जो लागत है उसका 2% रहेगा प्रीमियम राशि, और रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी और नकदी फसल के लिए 5% रहता है। शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी बराबर होती है। तो बाकी जो है प्रीमियम को किनके द्वारा? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, वो भी 50% के वित्त पोषण के साथ। अगला देखिए बीमा राशि की सीमाओं की समाप्ति कर दी गई है। अब देखिए ये जो है जो परिवर्तन हुआ है तो वही किया गया है। तो बीमा राशि की सीमा की समाप्ति कर दी गई है और अब बीमा राशि का पूरा भुगतान किया जा रहा है। बीमा राशि में से 25% राशि का भुगतान तत्काल किया जाएगा और 30 से 40 दिन के भीतर शेष 75% का राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक, तो जो टोटल राशि मिलता है अगर नुकसान होने पर तो इसका जो है पहले किया जाता है 30 से 45% को, फिर बाद की जो 75% जो है उसे बाद में किया जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं? तो इसमें संशोधन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 आया है, तो इसमें संशोधन करके लाया गया है। इसमें देखिए वर्ष 2020 में खरीफ सीजन में यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है, तो अब 2020 से यह सभी किसानों के लिए वैकल्पिक रहेगा। पहले क्या होता था, इससे पूर्व अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य हुआ करता था। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं या जो फसल ऋण लेते हैं उन किसानों के लिए जो है यह योजना अनिवार्य होता था, उन्हें जो है यह इसके योजना अंतर्गत बीमा कराना अनिवार्य होता था। परंतु वर्ष 2020 के खरीफ सीजन के लिए इसे जो है वैकल्पिक कर दिया गया है। कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों और फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया गया। सरकार ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया है। संशोधित नियम के अनुसार बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होता है। तो देखिए जो बीमा कंपनी है जो सूचना, तो ये इसका प्रचार प्रसार करना है, सूचना, शिक्षा और संचार इन गतिविधियों में टोटल जो खर्च है उसका जो है 0.5% जो है खर्च करना रहता है बीमा कंपनियों को इस नियम के अंतर्गत। ठीक,
तो ये संशोधन किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो यहाँ से आज हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया हमारा आजीविका का। इसके बाद जो है हम अगला यूनिट पढ़ेंगे। तो देखिए अगले यूनिट पढ़ने से पहले, सेकंड यूनिट पढ़ने से पहले हम जो है पहले यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब इसे हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उस प्रश्नों के माध्यम से जो है हम क्या करेंगे, इसको एक बार फुल से पूरा रिवीजन करेंगे ताकि आपका जो है याद हो सके बाकी सभी। ठीक, तो यहाँ से हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।